हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस को कंप्लीट। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंप्लीट जूरिस्प्रूडेंस जो है वो रिवाइज हो जाएगा और जितने भी क्वेश्चन चाहे वो जूरिस्प्रूडेंस के स्कूल से बनते हों या सोर्सेज से बनते हों या पोजेशन से बनते हों या हमारे ऑनरशिप से बनते हों, सारे ही डिस्कस कर लेंगे हम आज की वीडियो में। ठीक है, वन बाय वन सारे ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है? एक लैटिन टर्म है, टू वर्ड से बना है, जुरिस और प्रूडेंशिया। जुरिस मीन लॉ एंड प्रूडेंशिया मीन नॉलेज। इट मीन्स इट इज द नॉलेज ऑफ साइंस एंड लॉ। इसको साइंस एंड लॉ का नॉलेज बोला जाता है। ठीक है, अदर टर्म में डिस्क्राइब किया है जूरिस्प्रूडेंस को, क्या है बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है? इन्वेस्टिगेशन टू लॉ है, अब्स्ट्रैक्ट और जनरल लॉ है, असेंशियल प्रिंसिपल्स है या नॉर्मेटिव एंड एवेल्युएटिव है। ठीक है, होता क्या है जैसे कि हमारे आजकल के पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं वहाँ पर पार्लियामेंट के मेंबर जो लॉ बनाते हैं, तो होता क्या है कि एक जो लीडिंग पार्टी होती है वो एक कानून लेके आती है कि हमें इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है और हम क्या करेंगे, इस तरह का लॉ लेके आएंगे। फिर दूसरी जो अपोजिट पार्टी है वो क्या करती है, फिर उसमें वो कमियां निकालती हैं कि यदि आप ऐसा लॉ लेके आएंगे तो ये फर्क पड़ेगा, ये इफेक्ट होगा, ये इफेक्ट होगा। इसी तरह से हमारे जूरिस्प्रूडेंस में भी क्या है, डिफरेंट जुरिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताए हैं और यही बात हम इस पूरे जूरिस्प्रूडेंस में डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑथर ने, ऑस्टिन ने क्या बोला है, बेंथम ने क्या बोला है। सारा ही जूरिस्प्रूडेंस जो है इसी बेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहले बोला व्यू ऑफ द डिफरेंट ऑथर्स ऑन द जूरिस्प्रूडेंस एंड लॉ। डिफरेंट व्यूज हैं डिफरेंट ऑथर्स के। सबसे पहला है जर्मनी बेंथम, जो कि फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है और उन्होंने बुक पब्लिश की है, लेक्चर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ एंड मॉरल्स एंड जूरिस्प्रूडेंस एंड थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड एंड लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना भी पता चल जाएगा कि इन्होंने कौन कौन से बुक्स लिखी हैं, कौन कौन से डेफिनेशन दिए। हर एक पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा कि जर्मनी बेंथम क्या है, फादर हैं जूरिस्प्रूडेंस के। ठीक है, और डेफिनेशन दी है उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस की। उन्होंने एक्सपोस्टोरियल और सेंसोरियल दो टाइप में बोला है। एक तो लॉ एज इट इज, मतलब लॉ जैसा है वैसा है, एंड हाउ इट इज अपोज टू बी। ठीक है, उन्होंने डेफिनेशन में दो बातें कही हैं, एक तो एक्सपोस्टोरियल और सेंसोरियल। ठीक है, बेंथम ने बोला है। फिर उन्होंने डेफिनेशन दी है लॉ की। डेफिनेशन में क्या बोला है, असेंबल ऑफ साइन एंड कंसीव्ड बाय सॉवरन एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ कंडक्ट। कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, असेंबल्स ऑफ साइंस है और कंसीव बाय द सॉवरन है और ऑब्जर्वेंस है ऑफ द कंडक्ट एंड बाय द पीपल अंडर द पावर। मतलब लोगों के द्वारा अंडर द पावर को इस्तेमाल करना है, मतलब सॉवरन की पावर को बोला है। लॉ एज इट इज की बात करी है हमारे बेंथम ने। फिर नेक्स्ट है अल्पियन, जिन्होंने बुक लिखी है एड सबनियम एंड डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या दी है, नॉलेज ऑफ थिंग डिवाइन एंड ह्यूमन। ठीक है, डेफिनेशन में उन्होंने की पॉइंट लिखे हैं मैंने यहाँ पर कि उन्होंने बोला क्या है, जिन्होंने बोला है नॉलेज ऑफ थिंग डिवाइन एंड ह्यूमन की बात करी है अल्पियन ने। डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या दी है, लॉ क्या है, इज द आर्ट एंड द साइंस ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गॉड। ठीक है, एंड गुड बोला है। लॉ क्या है, एक साइंस है, एक आर्ट है ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। ठीक है, ये बात करी है अल्पियन ने। ऑस्टिन ने क्या बोला है, ऑस्टिन ने बुक लिखी है प्रोविंस ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन, एंड द सेकंड बुक क्या लिखी है, प्ली ऑफ फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। और डेफिनेशन क्या दी है जूरिस्प्रूडेंस की, फिलॉसफी ऑफ द पॉजिटिव लॉ। एक तो जर्नल और पर्टिकुलर। जर्नल मीन क्या होता है, कॉमन टू ऑल, मतलब जर्नल जो सभी के लिए जो है वो इक्वल है, कॉमन है। ठीक है, एंड पर्टिकुलर में क्या बोला है, साइंस ऑफ एक्चुअल सिस्टम। कि मतलब जैसे होता है ना कि
जैसे हमारी आईपीसी है, हमारी सीआरपीसी है, वो डील करती है क्रिमिनल लॉ से। हम ऐसा तो नहीं करते कि सिविल लॉ में भी हम आईपीसी या सीआरपीसी की बात करते हैं। तो बोला पर्टिकुलर साइंस, पर्टिकुलर बात करी है हमारी ऑस्टिन ने कि फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ में बात करी जनरल और पर्टिकुलर। जनरल क्या होगा, कॉमन टू ऑल, एंड द पर्टिकुलर क्या है, साइंस ऑफ एक्चुअल सिस्टम है, ठीक है। एंड डेफिनेशन ऑफ लॉ उन्होंने क्या दी है, रूल लेड डाउन बाय इंटेलिजेंट बीइंग फॉर द इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हॉलैंड। हॉलैंड ने बुक लिखी है एलिमेंट ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस और डेफिनेशन दी है फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। हॉलैंड ने डेफिनेशन लिखी है जिसमें क्या बोला है, फॉर्मल साइंस है ये पॉजिटिव लॉ। एंड डेफिनेशन ऑफ लॉ में क्या बोला है, रूल ऑफ द एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन, और सेकेंड बात बोली है एनफोर्स बाय द सॉवरेन एंड डिसओबीडियंस मीन जब डिसओबीडियंस होगी तो हम क्या करेंगे, उसको पनिशमेंट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में बोला है सालमन ने बुक लिखी है सालमन ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। डेफिनेशन दी है साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिविल लॉ, कि साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ उन्होंने डेफिनेशन दी है जिसमें दो बातें बोली है, एक तो जेनेरिक, दूसरा स्पेसिफिक। जेनेरिक मीन एंटायर बॉडी ऑफ लॉ, वो हो गया जेनेरिक, एंड स्पेसिफिक हो गया स्पेसिफिक लॉ। डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या है, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रीऑर्गेनाइज एंड अप्लाइड बाय स्टेट इन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये डेफिनेशन दी है हमारे सालमन। एंड प्रोफेसर एलन ने कौन सी बुक लिखी है, लीगल ड्यूटीज। प्रोफेसर एलन ने लीगल ड्यूटीज, ठीक है। और डेफिनेशन दी है ज्यूरिस्प्रूडेंस की साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। साइंटिफिक सिंथेसिस की बात करी है हमारी प्रोफेसर एलन ने, और उन्होंने बुक कौन सी लिखी है, लीगल ड्यूटीज, ठीक है। और रेस्क्यू पॉन्ड ने कौन सी बुक लिखी है, इंट्रोडक्शन ऑफ टू द फिलोसफी ऑफ लॉ, और डेफिनेशन कौन सी है दी है, इट इज अ साइंस ऑफ लॉ एंड सोशल इंजीनियरिंग। रेस्क्यू पॉन्ड ने क्या डेफिनेशन दी है कि ये क्या है, साइंस ऑफ लॉ है एंड सोशल इंजीनियरिंग है, वो बात करी है रेस्क्यू पॉन्ड ने। और कीटन ने कौन सी बुक लिखी है, एलिमेंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, और डेफिनेशन कौन सी दी है, स्टडी एंड द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ये बात करी है कीटन ने, ठीक है। याद रखिएगा, एक तो बुक याद रखनी है, दूसरा डेफिनेशन याद रखना। बुक कौन सी लिखी है, एलिमेंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। डेफिनेशन में क्या बोला है, स्टडी एंड द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ठीक है। और जूलिस स्टोन ने क्या कौन सी बुक लिखी है, प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ, एंड डेफिनेशन कौन सी दी है, लॉयर एग्जामिनेशन ऑफ आइडिया एंड टेक्निक्स। कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, लॉयर का एग्जामिनेशन एंड आइडिया एंड टेक्निक्स है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये बात बोली है जूलिस स्टोन ने, ठीक है। पीटरसन ने क्या कौन सी डेफिनेशन दी है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, बॉडी ऑफ ऑर्डर नॉलेज विच डील विद प्रिंसिपल स्पेसिस ऑफ लॉ है, ठीक है। मीन बॉडी ऑफ ऑर्डर नॉलेज which deal with the particular species of the law। ये बात बोली है पीटरसन ने। एंड डाइस एंड ह्यूगिस ने बोला है, डेफिनेशन दी है, एनी थॉट ऑन अ राइटिंग अबाउट द लॉ। ये बात बोली है डाइस एंड ह्यूगिस ने, ठीक है। ये हो गया हमारा डेफिनेशन कंप्लीट, जिसमें हमने डेफिनेशंस भी कवर कर ली और बुक कौन कौन सी लिखी हैं वो भी कवर कर लिया, ठीक है। बुक को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोर्सेज की। सोर्सेज क्या है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, एक तो हो गया फॉर्मल सोर्स, दूसरा हो गया मटेरियल सोर्स। फॉर्मल मटेरियल में क्या आ गया, लीगल और हिस्टोरिकल। लीगल में क्या से आगे, नेशनल और इंटरनेशनल, कि कौन कौन से लॉ जो है वो नेशनल के लिए बनाए जाते हैं और कौन से इंटरनेशनल की बात करते हैं, ठीक है। नेशनल में हमारा लेजिस्लेशन और एग्रीमेंट हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, कस्टम हो गए, प्रोफेशनल ओपिनियन हो गए और इक्विटी हो गया, वो बात करता है नेशनल की। इंटरनेशनल में बात की है कस्टमरी, जर्नल, जुडिशियल डिसीजन, किसके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, और ट्रीटीज और राइटिंग्स, ये बात करी है इंटरनेशनल में। नेशनल में लेजिस्लेशन, एग्रीमेंट, प्रेसिडेंट, कस्टम, प्रोफेशनल ओपिनियन, इक्विटी। लेजिस्लेशन में प्राइमरी लेजिस्लेशन, सेकेंडरी लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या होता है, हमारे जो जैसे कि हमारी पार्लियामेंट की अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने जो लॉ बनाया
उसे हम बोलते हैं लेजिस्लेशन। ठीक है, लेजिस्लेशन आ गया प्राइमरी एंड द सेकेंडरी, एंड एग्रीमेंट प्रेसिडेंट हो गए बाइंडिंग और परसुएसिव। ठीक है, और द कस्टम हो गए लीगल एंड कन्वेंशनल। आगे हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। कस्टम हो गए लीगल और कन्वेंशनल। लीगल में भी फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया, लोकल और जनरल। लोकल हो गए कि जो कि कस्टम किसी पर्टिकुलर एरिया में वो उतनी ही लिमिट तक जो है वो फॉलो किए जाते हैं, उसको बोलेंगे लोकल, और जनरल बोलेंगे जो कि सारे लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। ठीक है, और प्रोफेशनल ओपिनियन हो गए कि किसी भी प्रोफेशनल ने अपने ओपिनियन दे दिया, एंड इक्विटी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम पहले उठाएंगे कस्टम को। कस्टम क्या है? कस्टम को टू टाइप में डिवाइड किया है, कस्टम विद सैंक्शंस, कस्टम विदाउट सैंक्शन। कस्टम को हम प्राइमरी एंड इंपॉर्टेंट सोर्स बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का। ठीक है, सैंक्शन का मीन होता है कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस की जैसे कि कोई लॉ वायलेट हो रहा है तो उस लॉ से को वायलेट करने वाले को क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो करनी पड़ सकती है। ठीक है, क्या क्या लाइबिलिटीज हो वो बनती है। ठीक है, कस्टम मीन कोई ट्रेडिशन। ठीक है, एक सिंपल वर्ड्स में ले लेंगे कि कस्टम क्या होता है, एक ट्रेडिशन होता है जो कि बहुत टाइम से फॉलो किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, और बिना कंटिन्यूटी में फॉलो किया जा रहा है, बिना किसी ब्रेक डाउन से। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कस्टम 10 सालों से चला रहा है लेकिन बीच में क्या हुआ 1-2 साल के लिए कि वो लोगों ने उसे फॉलो करना बंद कर दिया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ उसके बाद फिर से दोबारा से वही कस्टम जो है वो फॉलो करने लग पड़े। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी में होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं कस्टम। कस्टम बोला है विद सैंक्शन है, कस्टम विदाउट सैंक्शन है। ठीक है, और कस्टम विद सैंक्शन में आ गया लीगल कस्टम, कन्वेंशनल कस्टम। लीगल कस्टम को फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया है, जनरल एंड लोकल। ओपिनियन ऑन कस्टम क्या है? एनालिटिकल स्कूल एनालिटिकल स्कूल में बोला है ऑस्टिन ने, लॉ कैन नॉट बी है हैबिट लिस्ट इट इज अडॉप्टेड बाय लॉ। ठीक है, और हिस्टोरिकल में मैन और सेवेनी जो है वो उन्होंने बोला है लॉ गेट इट्स कंटेंट फ्रॉम हैबिट एंड पॉपुलैरिटी। ठीक है, कस्टम ऑस्टिन ने क्या बोला? एनालिटिकल स्कूल में बोला जाता है कस्टम क्या है, एक वैलिड सोर्स नहीं है लॉ के लिए, लेकिन हिस्टोरिकल स्कूल में सजेस्ट किया है कि कस्टम क्या है, एक वैलिड सोर्स ऑफ लॉ है। ठीक है, और हिस्टोरिकल में फ्लेक्सिबल नेचर होता है, कस्टम को फ्लेक्सिबल बोला जाता है। लेकिन ऑस्टिन जैसे कि ऑस्टिन जो है एनालिटिकल स्कूल के फादर माने जाते हैं, उन्होंने क्या बोला है कि कस्टम क्या है, वैलिड सोर्स नहीं है लॉ का, लेकिन हिस्टोरिकल स्कूल ने सजेस्ट किया कि कस्टम क्या है, वैलिड सोर्स है लॉ का। ठीक है, एंड नेक्स्ट है असेंशियल ऑफ कस्टम, जो कि मैंने पहले बात करी कि अब हम देखते हैं कि एक कस्टम होता क्या है। तो फर्स्ट में बोला कि एंटिक्विटी होनी चाहिए, फॉलोड फॉर वेरी लॉन्ग। मतलब एक कस्टम हम उसको बोल सकते हैं जो कि बहुत टाइम से फॉलो किया जा रहा हो। फिर बोला सर्टेनिटी होनी चाहिए, डज नॉट कीप चेंजिंग, मतलब चेंजिंग नहीं होना चाहिए, चेंजिंग नेचर का नहीं होना चाहिए। फिर बोला कि रिजनेबल होना चाहिए, मतलब ऐसा लॉ नहीं, ऐसा कस्टम नहीं होना चाहिए जो कि क्या है, रिजनेबल नहीं है, और किसी गलत बात को लेकर है, जैसे कि कोई अब्रप्ट और स्टूपिड चीज को लेकर जो कस्टम है तो उसको हम कस्टम नहीं बोलते, रिजनेबल होना चाहिए। और दूसरा बोला कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि कस्टम 10 सालों से तो नहीं होता, कि बहुत सालों से, जैसे 50 सालों से वो चीज़ चली आ रही है, लेकिन बाद में हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं, दोबारा से फिर से उसको वैसे ही फॉलो करने लग पड़ते हैं, तो बोला वो कस्टम नहीं होगा। ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए, नो ब्रेक होना चाहिए, कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस होना चाहिए, वही होता है कस्टम। एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब जनरेशन वाइज जनरेशन जो है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, नो चेंज होना चाहिए। उस कस्टम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, जैसे कि जैसे भगवान शिव पार्वती जी की शादी हुई थी, तब भी हम 7 फेरों से ही शादियां करते थे। आज भी क्या है कि लोग क्या करते हैं, वही
शादी जो है वो ही 7 फेरों से ही करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं, जैसे कि वो बात नहीं कर रही हूँ कि कई लोग कोर्ट मैरिजेस वगैरह करवाते हैं, तो वो बात नहीं कर रही हूँ कि जो कि पूरी रीति रिवाज से जो शादी होती है वो आज भी 7 फेरों से ही होती है। तो वो हो गया हमारा कस्टम कि हम हिंदू धर्म में जब भी शादी करते हैं तब उसको हम 7 फेरों के साथ ही, जो पवित्र अग्नि के अराउंड जो है 7 फेरे जो होते हैं, तभी एक शादी जो है वो मानी जाती है। ठीक है, वो हो गया कस्टम कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत टाइम से उसको फॉलो कर रहे हैं और कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं उसमें, और ये इस कस्टम को फॉलो करने से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, किसी के लिए वो गलत बात नहीं है। ठीक है, और ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए बीच में, और चेंजेस नहीं होनी चाहिए, जनरेशन वाइज जनरेशन वैसे ही कस्टम जो है वो फॉलो होना चाहिए, उसे बोलते हैं कस्टम। दूसरा है स्टैट्यूट। स्टैट्यूट होते हैं इनेक्टेड बाय लॉ। स्टैट्यू कौन होते हैं, स्टैट्यू क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना रही है, उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूट। स्टैट्यू होते हैं इनेक्टेड बाय लॉ और रिटन लॉ। इनेक्टेड लेजिस्लेशन, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट क्या कर रही, लॉ बना रही है, लेजिस्लेशन। लेजिस मीन लॉ एंड मेकिंग। ठीक है, लॉ को बनाने वाले टाइप क्या है, सुप्रीम भी हो सकते हैं, सबॉर्डिनेट भी होते हैं स्टैट्यूट। सुप्रीम कौन हुए, जो एब्सोल्यूट स्टैट्यूट है उसको हम सुप्रीम बोलते हैं, और सबॉर्डिनेट कौन हुए, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं हमारे, उसे हम बोलते हैं सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, एंड व्यूज क्या है, लेजिस्लेशन आर द सोर्स ऑफ लॉ। तो बेंथम एंड मिल्स ने बोला है एक प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग ऑफ लॉ इज इवॉल्व्ड। ठीक है, एंड हॉलैंड ने बोला है मेकिंग ऑफ जर्नल ऑर्डर इज द सेम एज कैरिड बाय क्राउन। ठीक है, और क्रे ने बोला है फॉर्मल अल्टरेंस ऑफ ऑर्डर, एंड सार्मल ने बोला है रूल ऑफ लॉ बाय अथॉरिटी एक्सप्रेशन ऑफ द विल बाय द लेजिस्लेशन। ठीक है, एंड नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। अब हमने पहले कस्टम देख लिया, फिर स्टैट्यूट देख लिया, अब देखते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होते क्या है, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जब कोई भी जजमेंट आती है, जिसको हम सबॉर्डिनेट कोर्ट में, जैसे जज ने कोई डिसीजन देना होता है, तो उसी डिसीजन के जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो है डिसाइड हुआ होता है, उसी के जैसा हम लॉ अपने डिसीजन को देते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। गोइंग बैक टू डिसाइडर। टाइप क्या है, डिक्लेरेटरी है, ओरिजिनल है और परसुएसिव है। डिक्लेरेटरी में है मेयर एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ। ओरिजिनल क्या है, क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ, न्यू रूल ऑफ लॉ। ठीक है, जैसे कि हमारा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एक गाइडलाइन आई थी। इससे पहले इससे पहले जो लॉ था, जैसे कि वुमेन एट वर्क प्लेस के लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया था, सेक्सुअल हरासमेंट एट वुमेन एट वर्क प्लेस के लिए। जब ये केस आया था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसके बाद कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन इशू की थी, जिसको हम विशाखा गाइडलाइन भी बोलते हैं। और हुआ क्या था, इस केस के आने के बाद ही जो है वो हमारी पार्लियामेंट ने एक अलग से एक्ट बनाया था। ठीक है, तो बोला है कुछ जो होते हैं, कुछ लॉ बनाए जाते हैं जो जुडिशरी के द्वारा दिए गए डिसीजन पर भी बाद में हमारी गवर्नमेंट जो होती है, पार्लियामेंट जो होती है, वो लॉ बनाती है, तो उसी को बेस में रख के, जैसे कि उसी की गाइडलाइन को फॉलो करके वो लॉ बनाया जाता है, उसको बोलते हैं ओरिजिनल। ठीक है, एंड परसुएसिव मीन नॉट बाइंडिंग, ओनली टू द गाइड, जैसे कि लोअर कोर्ट, कन्वेंशन और द लॉ रिव्यू। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव एंड कंडीशनल अथॉरिटेटिव। एब्सोल्यूट में बोला है मस्ट बी फॉलो होनी चाहिए बाय द ऑल कोर्ट, एंड कंडीशनल अथॉरिटेटिव मीन लाइबल टू बी डिसरिगार्डेड इन सर्टन केसेस अदरवाइज बाइंडिंग। ठीक है, एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव और कंडीशनल अथॉरिटेटिव में क्या है कि एब्सोल्यूट में बोला है कि वो फॉलो होना चाहिए सारे ही कोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, और कंडीशनल में बोला है लाइबल टू बी डिसरिगार्डेड इन सर्टन केसेस, कुछ केसेस में वो क्या होंगे, लाइबल होंगे उसको डिसरिगार्ड करने के लिए, और अदरवाइज जो है वो बाइंडिंग होंगे। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 141 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है, लॉ डिक्लेयर करता है बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग, मतलब जितने भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आएंगे वो क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे, ऐसा
दिया गया हमारा आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इस प्रेसिडेंट को लेकर जूरिस्ट के क्या क्या व्यूज रहे हैं ये बात करी है। ग्रे ने पहले बोला, ग्रे जो है कवर एवरीथिंग रूल एंड सब्सिक्वेंट प्रैक्टिस, ठीक है। और सालमन ने बोला है केस लॉ विद द बाइंडिंग अथॉरिटी। केस लॉ क्या है? बाइंडिंग अथॉरिटी है, जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है वही डिसीजन जो है बाइंडिंग होगा लोअर कोर्ट पर भी, ठीक है। और बेंथम ने बोला जज मेड लॉ बोला है प्रेसिडेंट को। ऑस्टिन ने क्या बोला है? जुडिशरी लॉ मोर सुप्रीमेसी, ही बिलीव दैट प्रेसिडेंट आर बेटर सोर्स रेदर देन कस्टम। ऑस्टिन ने क्या बोला है? जैसे कि हमने पहले ही देखा कि कस्टम को ऑस्टिन ने बोला है कस्टम इज नॉट अ वैलिड सोर्स ऑफ लॉ, ऐसा बोला ऑस्टिन ने, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट को के लिए बोला कि प्रेसिडेंट क्या है? इज बेटर देन सोर्स ऑफ लॉ, बेटर सोर्स ऑफ लॉ बेटर देन रेदर देन कस्टम, ठीक है। कस्टम से जो कस्टम से ज्यादा वैलिड है हमारे प्रेसिडेंट, ऐसा बोला ऑस्टिन ने। एंड इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या गया है प्रेसिडेंट की? स्टेयर डिसीजेस, रेशियो डिसेंडेंटी और ऑब्जेक्टर डिक्टा। स्टेट डिसीजेस का मीनिंग होता है, लेटिन टर्म है एक, एट नॉट नॉन क्विटा मोवरिया, मीन टू स्टैंड बाय डिसीजन एंड नॉट डिस्टर्ब द अनडिस्टर्ब्ड, मीन स्टैंड करना डिसीजन पर और डिस्टर्ब और नॉट डिस्टर्ब द अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है। कोर्ट टू अवॉइड बाय प्रिंसिपल एंड स्टैंड बाय डिसाइडेड केस, कि कोर्ट क्या है? अवॉइड है बाय द प्रिंसिपल एंड स्टैंड बाय डिसाइडेड केस, ठीक है, ऐसा बोला। ये है इसका मीनिंग स्टेयर डिसीजेस का। रेशियो डेसिडेंटी, सॉरी माय प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इसका मीनिंग है पार्ट ऑफ दिस केस लॉ विच हैज बाइंडिंग इफेक्ट, कि ऐसा पार्ट ऑफ केस लॉ जो क्या है? बाइंडिंग है, जिसका क्या है? बाइंडिंग इफेक्ट है, ठीक है। प्रिंसिपल डिड्यूस बाय एग्जामिनिंग इररिलेवेंट फैक्ट फ्रॉम द मटेरियल ऑफ वन and those statement of case law on which the judgment is declared। इसमें क्या किया जाता है कि प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल डिड्यूस बाय एग्जामिनिंग इररिलेवेंट फैक्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी इररिलेवेंट फैक्ट होंगे, जैसे कि हम लोग कभी भी केस को जैसे कि केस की हमने जजमेंट पढ़नी होती है तो हम क्या करते हैं? उस केस को सारा ही पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कि हमारे लिए जजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं? कुछ इसके इररिलेवेंट फैक्ट जो होते हैं उसको एग्जामिन करते हैं और उसको क्या करते हैं? अलग कर देते हैं, जो कि मटेरियल फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है उससे, ठीक है। बोला है इसमें क्या किया जाता है? इररिलेवेंट फैक्ट को डिलीट कर दिया जाता है और जो मटेरियल फैक्ट होते हैं, मटेरियल वन स्टेटमेंट जो होती है केस लॉज के लिए जो कि इंपॉर्टेंट होती है, उसी के बेस पर क्या किया जाता है? जजमेंट जो है वो डिक्लेयर की जाती है। रेशियो डेसिडेंटी, ऐसा का मीनिंग है ये, ठीक है। ऑब्जेक्टर डिक्टा मीन सेड बाय द वे आंसर ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड गिव्स ऑन द जनरल प्रिंसिपल, ठीक है। ऑब्जेक्टर डिक्टम सेड बाय वे आंसर ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड गिव ऑन द जनरल प्रिंसिपल। मतलब ऐसा नहीं करना। प्रेसिडेंट को हम देखते हैं जैसे कि लोअर कोर्ट में भी कुछ केसेस क्या होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं जनरल प्रिंसिपल पर, सिचुएशन को देखकर, सर्कमस्टांसेस को देखकर। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कोई मैटर आ जाता है कोर्ट में, उसके लिए क्या है? प्रॉपर लॉ नहीं बनाया गया, तब भी एक जुडिशियल ऑफिसर क्या करते हैं? जनरल उस सिचुएशन को देखकर ही क्या करते हैं? उसका डिसीजन देते हैं, जनरल प्रिंसिपल देते हैं, ठीक है। वो क्या हमारा ऑब्जेक्टर डिक्टा। इट कंटेन, इसमें टू एस्पेक्ट जो है वो कंटेन करते हैं। फैक्ट विच आर नॉट मटेरियल, जो फैक्ट जो है वो मटेरियल नहीं है और वो बाइंडिंग इन नेचर भी नहीं है, और फैक्ट विच डज नॉट फ्रॉम बेसिस ऑफ डिसीजन, ठीक है। एंड पर्सनल लॉ कौन कौन से हैं? हमने पढ़ लिया, कस्टम देख लिया, फिर हमने देखा स्टैट्यूट,
फिर हमने देखा कि प्रेसिडेंट। अब हम देखते हैं पर्सनल लॉ में क्या। पर्सनल लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ठीक है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। फिर हिंदू लॉ में भी श्रुतिस है, स्मृतिस है, मुस्लिम में भी हदीस है, इज्मा है, कियास है और कमेंट एंड डाइजेस्ट है, ठीक है, जैसे कि कमेंट्री बोलते हैं हम। और श्रुति, हिंदू लॉ के सोर्सेस हमने देखे हैं कि हिंदू लॉ में क्या है। श्रुति मीन जिसने कुछ सुना, मतलब सुना, जिस वट इज हर्ड, कि कोई सुना हुआ। देवी देवताओं वाला टाइम था जब उन्होंने कुछ बातें बोली थी, उसी को लेकर हमने क्या कर दिया, आगे लॉ बना दिया, मतलब सुनी हुई चीज़ों पर। एंड स्मृति होता है कि स्मरण करना, मतलब याद रखना। और उन्हीं के द्वारा जिन्होंने लोग जिन ऋषि मुनियों ने क्या किया था, उनकी बातों को सुना था, उसको उन्होंने स्मरण करके याद रख के कोडिफाइड लॉ बना दिया। इसको हम बोलते हैं कस्टम। जैसे कि इसके दो पार्ट हैं, तो श्रुति एक तो स्मृति, ठीक है। श्रुतिज में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद बात करते हैं, एक बुक है मंत्रा, प्लेन लिविंग द हाई थिंकिंग, एंड बुक ऑफ चेंट, जैसे कि तंत्र मंत्र वाली जो उसमें मंत्र लिखे होते हैं, जिससे सामवेद बोलते हैं। जिसमें सामवेद में लिखा है बुक ऑफ चेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन वर्क ऑफ गॉड। एंड यजुर्वेद है बुक ऑफ रिचुअल्स एंड कलेक्शन ऑफ, ठीक है। यजुर्वेद क्या है, बुक ऑफ रिचुअल है एंड कलेक्शन ऑफ इंसेंटेशंस है। और अथर्ववेद क्या है, बुक ऑफ स्पेल, वेरियस आर्ट एंड साइंस की बात करी है अथर्ववेद में। स्मृति क्या है, विच इज रिमेंबर, जिसने कुछ सुना, जिसमें जैसे कि लिख दिया मनु स्मृति, नारदा स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, जो कि हमने सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ देखी थी, उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। एंड मुस्लिम लॉ की बात कर रही है, होली में कर्मा की बात करी है कि कर्म ही क्या है, जैसा इंसान कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा, ये बात करी है हमारी होली में। होली बुक, कुरान जिसे बोला गया है। एंड हदीस ने बोला है सेइंग ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट ने जो बोला वही जो है वो उस बुक में लिख दिया। और कुछ लोग थे वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के, वो प्रॉफिट को फॉलो करते थे, उसी के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते थे। इजमा ने बोला, इजमा मीन ओपिनियन ऑफ कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट। एंड कियास में रीजनिंग एंड एंथोलॉजी एंड डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, जो कि हमारे आजकल के लॉज हैं, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज में। सेकेंडरी सोर्स क्या है, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, इंग्लिश लॉ। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे कमर्शियल लॉ, जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, लॉ मर्चेंट मीन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड स्टैट्यूट लॉ, एंड जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। टाइप्स क्या है स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, नेचुरल स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल और रियलिस्टिक स्कूल। एनालिटिकल स्कूल ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस बात करता है, जिसका टाइटल भी है किंग कैन डू नो रॉन्ग, जैसा राजा ने कर दिया वो सही है। मीन इस टाइम, जैसे पहले का टाइम था जब राजाओं का टाइम था, लेकिन आज हम एक डेमोक्रेटिक आज हमारे देश में डेमोक्रेसी है और आज गवर्नमेंट काम करती है। तो ऐसा एनालिटिकल स्कूल में ऐसा बोला था कि जो स्टेट ने लॉ बना दिया वो ठीक है, मतलब किंग कैन डू नो रॉन्ग, जो राजा है, जो स्टेट है, वो कभी गलत नहीं कर सकती, ऐसा बोला था एनालिटिकल स्कूल में। बेसिक बैकग्राउंड क्या है, अ लॉ विच एक्चुअली एग्जिस्ट एज इज अ लॉ थ्रो वी हैपन टू डिसलाइक इट एंड थ्रू इट वेरीज फ्रॉम द टेस्ट। मतलब बेसिक बैकग्राउंड क्या है कि लॉ क्या बोला है कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि क्या है वो जो कानून बनाया गया है वो लोगों के लिए सही है या गलत है। तो इसमें एनालिटिकल स्कूल में बस यही बात करी थी कि जो राजा ने बना दिया, जो स्टेट ने बना दिया, वही जो है वो सही लॉ है, ठीक है। लॉ ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेट किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि लॉ ने ओरिजिनेट किया कि और द स्टेट, और ना तो राजा और ना ही स्टेट,
कि पहले के टाइम की बात लेंगे तो राजा, और आजकल के टाइम की बात ले लेंगे तो स्टेट क्या कर सकती है, कुछ भी गलत नहीं बना सकती। एनालिटिकल स्कूल बिलीव करता है, एनालिटिकल एंड नॉन फ्लेक्सिबल है, और इसको पॉजिटिव लॉ भी बोला जाता है। पॉजिटिव लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिकॉज ये फोकस करता है ऑन बीइंग पॉजिटिविज्म एज इट इज़, कि जो जैसा लॉ है वैसा है। ऑस्टिन स्कूल जो है वो बात करता है, ऑस्टिन इन इज द फाउंडर ऑफ द स्कूल। क्या ऑस्टिन क्या है, फाउंडर है स्कूल के, एनालिटिकल स्कूल के, जिनको फादर भी बोला जाता है एनालिटिकल स्कूल का, ऑस्टिन को, इसलिए इसको ऑस्टिन स्कूल भी बोलते हैं। प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं स्कूल के, बेंथम जिनको फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बोला जाता है, ऑस्टिन जिनको फादर ऑफ स्कूल बोला जाता है, मतलब एनालिटिकल स्कूल के फादर बोला जाता है, एच.एल.ए. हार्ट जो कि बात करते हैं लॉ पॉजिटिविज्म की, लॉ क्या है एज इट इज़ है, और केल्सन बात करते हैं प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो कि फॉलो की जाती है, सालमन प्योर रूल ऑफ एक्शन, एंड हॉलैंड एज अ फॉर्मल पॉजिटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल की। हिस्टोरिकल स्कूल में क्या बोला है, लॉ इज फाउंड नॉट मेड, मतलब कि लॉ जो है वो हम क्यों बनाते हैं, हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखकर ही लॉ बनाते हैं। जैसे कि हमारे सती प्रोहिबिशन एक्ट आया था, तो वो इसलिए आया था क्योंकि हमारे हिस्टोरिकल पार्ट में क्या हो रहा था, ऐसा तो कहीं भी नहीं होना चाहिए कि यदि उस लड़की के हस्बैंड की डेथ होगी तो उसको भी जला दिया जाएगा। तो हिस्टोरिकल स्कूल में हमने यही बात करी थी कि हम क्या करते हैं, जब भी लॉ बनाते हैं तो हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि क्या कौन सा लॉ जो है वो सही है, और हम इस आजकल की सिचुएशन को देखते हुए कौन सा लॉ जो है वो बनाएंगे, ताकि जो इन फ्यूचर में जब हम देखें कि हिस्ट्री में ऐसा हो रहा था तब हम उस चीज़ से निपटने के लिए क्या करें, जो लॉ है वो लेके आए। ठीक है, ये जो लॉ है डेवलप करता है फॉर easy grasps legal relation in the permissive society, जो कि which is extend करता है complex modern society से। a law is not a universal validity or application, everyone develop their own legal habit and understanding। ठीक है, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट टेकन अस द फ्यूचर, मतलब हम क्या करते हैं, हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखते हैं और फ्यूचर में एक्शन करते हैं, मतलब फ्यूचर में लॉ लेके आते हैं। ठीक है, और प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं हिस्टोरिकल स्कूल के, तो सेवेनी है, फाउंडर ऑफ द स्कूल एंड थ्योरी ऑफ वॉल्गस्ट दी है इन्होंने, एंड मैनी सेवेनी मैन, उन्होंने बोला है स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट डिवीजन ऑफ द सोसाइटी, एंड मॉन्टेस्क्यू ने बोला है फर्स्ट वन ऑफ, मॉन्टेस्क्यू एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्या बोला था, हिस्टोरिकल स्कूल की बात करी थी, और उन्होंने बात करी थी कि लॉ और सोसाइटी क्या है, काम करती हैं इक्वल, मतलब बराबर से एक साथ काम करती हैं लॉ एंड सोसाइटी, क्योंकि जब भी हम लॉ लेके आते हैं वो सोसाइटी के लिए ही लेके आते हैं, और उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उस लॉ को आने के बाद हमारी सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो हम लॉ एंड सोसाइटी को एक साथ रख के जो है वो देखते हैं। ठीक है, एंड पुचता ने बोला है नाइदर गवर्नमेंट नॉर इंडिविजुअल और इंडिविजुअल मेक लॉ, कि ना तो गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है ना इंडिविजुअल, ये दोनों ही क्या करेंगे, इकट्ठे होकर टुगेदर काम करेंगे तभी लॉ जो है वो बनाया जा सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा आदमी नहीं होता कि गवर्नमेंट अपने ही रूल चलाए जा रही है, उनको इंडिविजुअल और सोसाइटी को भी देखना पड़ेगा तभी वो लॉ बना सकती है, ऐसा बात करी थी पुचता ने। ठीक है, सोशियोलॉजिकल स्कूल में बात करी है, द मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है सोशियोलॉजिकल स्कूल का, सोसाइटी। ठीक है, सोशियोलॉजिकल स्कूल आया ही इसलिए था सोसाइटी को देखने के लिए कि सोसाइटी किस तरह से काम कर रही है। सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी है सोसाइटी की और ह्यूमन बिहेवियर की, कि ह्यूमन सोसाइटी में कैसे लोग रह रहे हैं उनकी स्टडी करना, वो है हमारी सोशियोलॉजिकल स्कूल में। अदर सोशल चेंजेस क्या हो रहे हैं वो बात करता है सोशियोलॉजी। द सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एडवोकेट करते हैं दैट द लॉ एंड द सोसाइटी क्या है, आर रिलेट टू ईच अदर, कि लॉ एंड सोसाइटी क्या है, रिलेट करती है एक दूसरे से। एंड दिस लॉ आर्ग्यू दैट द लॉ इज अ सोशल फिनोमिना बिकॉज इट
हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी। कि लॉ क्या है, ये स्कूल ये आर्ग्यू करता है कि लॉ क्या है, एक सोशल फिनोमिना है, क्योंकि लॉ का बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पर, क्योंकि हम एक्चुअली में लॉ ही किस लिए लेके आते हैं, सोसाइटी के लिए लेके आते हैं। और प्रोपोनेंट क्या है सोशोलॉजिकल स्कूल के, कौन कौन से हैं, तो एरिक बोलते हैं फाउंडर लिविंग लॉ विद सोसाइटी, एंड रेस्क्यू पाउंड ने बोला है सोशल इंजीनियरिंग। कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेस्क्यू पाउंड ने कौन सी बात बोली है, तो सोशल इंजीनियरिंग की बात करिए। एरिक कौन है, फाउंडर लिविंग ऑफ द लॉ एंड सोसाइटी है। अगस्ट कॉम्टे कौन है, और ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द सोसाइटी इज अ ऑर्गेनिज्म एंड द सोशल सॉलिडेरिटी की बात करिए हमारी डुइट ने, और एरिंग ने बात करी है सोशल यूटिलिज्म की। ठीक है, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ की बात करी है। नेचुरल लॉ क्या है, इज एक फिलॉसफी ऑफ लॉ है। ये फोकस करता है कि लॉ ऑफ द नेचर क्या है। ठीक है, ये स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है द बिलीफ दैट दे आर इनहेरेंट लॉ एंड दैट इज कॉमन टू ऑल द सोसाइटी। कि नेचुरल स्कूल क्या है, एक फिलॉसफी ऑफ स्कूल है और फोकस करता है लॉ इन नेचर। मीन इस स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इस जो नेचुरल स्कूल है वो बात करता है, रिप्रेजेंट करता है द बिलीफ दैट दे आर इनहेरेंट लॉ एंड दैट इज कॉमन टू ऑल द सोसाइटीज। एंड नेचुरल लॉ क्या है, इज ऑल्सो नॉन एज अ मॉरल लॉ एंड डिवाइन लॉ, द लॉ ऑफ द गॉड एंड लॉ ऑफ द रीजन। ठीक है, मीन ये नेचुरल लॉ जो है वो बेस ही करता है डिवाइन लॉ पर। जैसे कि नेचुरल और डिवाइन की, जैसे भगवान के द्वारा बोले गए वचन और उन्हीं पर बेस करता हमारा नेचुरल स्कूल, नेचुरल लॉ। कि द लॉ क्या था गॉड का, कि जैसे कि हम देखते हैं कि हम कहीं भी मंदिर में जाते हैं तो हम बाहर चप्पल उतार के जाते हैं, तो इसके लिए तो ऐसा पर्टिकुलर लॉ तो बनाया नहीं गया कि आपको मंदिर में जाना है तो आपको चप्पल उतार के ही जाना है। लेकिन ये हमारे जैसे कि ऐसा माना था कि डिवाइन लॉ है, भगवान के द्वारा दिया गया लॉ है, कि लॉ ऑफ रीजन है, लॉ ऑफ नेचर है, यूनिवर्सल लॉ एंड अनरिटन लॉ है, जो कहीं लिखा नहीं गया कहीं। और ऐसा तो कभी नहीं होता कि कोई चप्पल डाल के भी चला जाए तो उसको पनिशमेंट ही दी जाएगी, मतलब फांसी ही दी जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन हम उसको फॉलो करते हैं कि हम ऐसा समझते हैं कि ये भगवान के द्वारा दिया गया कानून है, इसलिए नेचुरल लॉ ऐसा माना जाता है कि मॉरल लॉ और डिवाइन लॉ और द लॉ ऑफ गॉड एंड लॉ ऑफ रीजन एंड लॉ ऑफ नेचर एंड यूनिवर्सल लॉ एंड अनरिटन लॉ को जाना जाता है नेचुरल लॉ। ठीक है, एंड द स्कूल ऑफ थॉट बात करता है दैट लॉ इन रैशनल एंड रीजनेबल इन नेचर। कि लॉ क्या है, रैशनल है एंड रीजनेबल नेचुरल लॉ है, एंड पर्पस क्या है इसका, एज अ सोशल प्रोग्रेशन फ्रॉम मॉरल एंड देयरफॉर द एक्शन दैट आर कंसीडर्ड टू बी द मॉरली रॉन्ग विल बी अगेंस्ट द लॉ। कि क्या है, अगेंस्ट द लॉ है, मतलब जो भी चीज़ अगेंस्ट द लॉ होगी, मतलब हम ऐसा मानते हैं कि ये नेचुरल स्कूल ये बात करता है कि लॉ जो है वो लॉ ऑफ गॉड है, और जो कुछ भी अगेंस्ट द मोरालिटी है वो अगेंस्ट द लॉ है। कि हम जिस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते, हम ऐसा मानते हैं कि इस काम को हम नहीं करना चाहते, मतलब इस कोई ऐसा रूल और रेगुलेशन है जो कि मोरालिटी के खिलाफ है, तो हम उसको अगेंस्ट द लॉ बोलते हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ द नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है, एंशिएंट पीरियड, द नेचर, डिवाइन और कैपेबिलिटी की बात करता है। नेचर मीन जैसे कि जैसे पुराना एंशिएंट पीरियड था जब गॉड वगैरह रहते थे, तो उनके द्वारा जैसे बोले गए, आज भी हम वेदों पुराणों की बात करते हैं तो वो एंशिएंट पीरियड की बात करते हैं। मेडिवल में चर्च एंड स्टेट आए, एंड रेनेसांस पीरियड में डिवाइन ऑफ चर्च आए, एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, एंड मॉडर्न पीरियड में एज अ नेचुरल लॉ स्कूल आ गया, एज अ फ्लेक्सिबल समथिंग इज इमोरल एंड
मॉरल, ठीक है, कुछ भी मॉरल है और इमोरल है, और फ्लेक्सिबल नेचुरल लॉ जिसको हम फ्लेक्सिबल इन नेचर बोलते हैं। नेक्स्ट है फिलोसफिकल स्कूल ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस मीन व्हाट, बाय एंड हाउ। बट वाई एंड हाउ की बात करता है हमारा फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये स्कूल जो है वो जाना जाता है मॉरल स्कूल के नाम से, कि ये बात करता है हमारा मॉरल मोरालिटी की। और द बेसिक एम क्या है स्कूल का, दैट इट ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द रीजन वाई विच पर्टिकुलर लॉ हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। ये बात करता है कि क्या रीज़न थे किसी भी लॉ को लेके आने के, मतलब फिलॉसफी की बात करता है। कि जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि जब हमने एक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लेके आए थे 1971, तो उससे पहले क्या होता था कि हम जैसे कि कोई भी लेडी क्या करती थी, जब अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा देती तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी। तो ये स्कूल इस बारे में बात करता है कि हम जब लॉ को लेके आते हैं तो इसका क्या रीज़न है, किसी भी लॉ को लेके आने का कोई पर्टिकुलर रीज़न क्या है जिसकी वजह से हम इस लॉ को लेके आए। पहले ऐसा होता था, पहले क्या करती थी, जब भी लेडीज़ ने अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना होता था तो वो इलीगल तरीके से क्या करती थी, कोई जैसे जो अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है कोई भी हॉस्पिटल, वहाँ पर जाके अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाती थी, ठीक है। तो बोला है, और उनकी हेल्थ के इश्यूज भी थे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसकी वजह से हम ये एक्ट लेके आए थे। बोला तो यही बात करी हमारे फिलोसफिकल स्कूल में, जब भी हम लॉ लेके आते हैं तो हमें ये देखना होता है कि कौन सा लॉ जो है वो क्यों लेके आए थे, क्या रीज़न था उस लॉ को बनाने का। ये बात करिए हमारी फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से। दे बेसिकली थिंक दैट लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन रीजन एंड इट्स अल्टीमेट एम क्या है, रेज करना और रेज ह्यूमन डिग्निटी एंड द स्टेट एंड लॉ बोथ आर डेवलपमेंट, ठीक है। और इंडिविजुअल विल क्या है, हार्मोनाइज्ड विद जर्नल विल, और इट इन्वेस्टिगेट द पर्पस फॉर विच द लॉ इज क्रिएटेड। और क्या इन्वेस्टिगेट करना, हमें ये जानना, हमने क्या करना है इस स्कूल में, हम ये जानते हैं कि क्या पर्पस था इस लॉ को बनाने का, ठीक है। और लॉ क्या है, हैज़ टू बी रिजनेबल होना चाहिए एंड साउंड होना चाहिए फॉर इट टू बी एक्सेप्टेड। और प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं फिलोसफिकल स्कूल के, तो हमारा ह्यूगो ग्रोटिस है जिसको फादर ऑफ द स्कूल बोला जाता है, एंड इमैनुअल कांट जिन्होंने बोला है एथिक एंड मॉरल क्या है आर नॉट सेम, ये बात बोली है। एंड हीगल ने बोला है पर्पस ऑफ लॉ है is to reconcile different ego of the society, and कोहलर ने बोला है there is no universal body which is suited for entire society, ठीक है। यदि आपने कोई पर्टिकुलर वीडियो देखनी होगी तो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को मैंने अलग ही बहुत ब्रीफ तरीके से समझाया है। ये आज इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बता रही हूँ। रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है, रियलिस्ट स्कूल इस क्या है, टाइप है स्कूल इज अ टाइप ऑफ स्कूल। ये फोकस करता है ऑन डिसीजन, कि रियलिटी पर बेस करता है कि क्या डिसीजन है। दे बिलीव दैट लॉ इज ओनली वन ऑफिशियल एक्शन एंड दिस स्कूल इज नॉन एज अ रियलिस्ट। इसे हम रियलिस्ट स्कूल मानते हैं क्योंकि बिकॉज ये फोकस करता है ऑन अप्रोच दैट स्टडी लॉ एंड इट इज द एक्चुअल वर्किंग एंड इट्स इफेक्ट अहेड, ठीक है। कि एक्चुअली में ये स्कूल जो है किस तरीके से वर्क कर रहा है और क्या इफेक्ट्स हैं, ये बात करी है हमारी रियलिस्टिक स्कूल ने। और ये स्कूल जो है वो रिजेक्ट करता है ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ लॉ एंड ऑल्सो अवॉइड करता है डॉगमेटिक फॉर्मुलेशन एंड फुली कंसंट्रेट्स ऑन द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट, ठीक है। एंड प्रोपोनेंट क्या है, कौन कौन से हैं रियलिस्टिक स्कूल के, O.W. होम्स और द स्पिरिचुअल फादर ऑफ दिस स्कूल माने जाते हैं और ही बिलीव करते हैं लॉ इज वट कोर्ट डू नॉट मेयरली
से, ठीक है। एंड ग्रे बात करते हैं लॉ क्या है, इज ओनली द लॉ एंड इट गिव और मेड बाय जज, ठीक है। एंड कंसेप्ट ऑफ राइट की बात करते हैं। अब हमने स्कूल भी डिस्कस कर लिया है, हमने स्कूल देख लिए, सोर्सेस देख लिए, डेफिनेशन एंड बुक्स सब कुछ देख लिया। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ राइट एंड जूरिस्प्रूडेंस की कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ऑफ राइट एंड जूरिस्प्रूडेंस में बोला है डेफिनेशन ऑफ द लीगल राइट हैव बीन परफॉर्म्ड बाय द सेवरल फेमस लीगल फिलोसफर। सम डेफिनेशंस आर एज फॉलोज। बोला है डेफिनेशन जो है वो अलग अलग जुरिस्ट ने अपने अपने तरीके से दी है कि लीगल राइट क्या होते हैं। जॉन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग एक पार्टी जिसके पास राइट है व्हेन अनदर और अदर आर बाउंड और ऑब्लाइज्ड बाय लॉ टू डू, कि एक पार्टी जिसके पास राइट है और दूसरी पार्टी एक इंसान के पास जैसे राइट है और उसकी कुछ ड्यूटीज भी है और बाउंड है वो उस ड्यूटी से कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसको हम राइट बोलते हैं। और टुवर्ड और रिगार्ड टू हिम। एंड रुडोल्फ वॉन एरिक बोलते हैं, एरिक डिफाइंड राइट इज लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। राइट क्या है, एक लीगली प्रोटेक्ट इंटरेस्ट है और द लॉ क्या है, डज नॉट प्रोटेक्ट ऑल इन्वेस्ट। जो लॉ है वो प्रोटेक्ट नहीं करता ऑल द इंटरेस्ट पर, और इंटरेस्ट ऑफ द मैन जो है वो कन्फ्लिक्ट विद वन अनदर एंड द लॉ इज रूल ऑफ द जस्टिस एंड प्रोटेक्ट करते हैं ओनली सर्टेन इंटरेस्ट को। जॉन साल्वेंट ने क्या बोला है, राइट क्या है, एज अ इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय अ रूल ऑफ जस्टिस है, ठीक है। और एसेंशियल क्या है कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन क्या है लीगल राइट की, एक पर्सन को लीगल राइट क्यों मिलता है, तो बोला है सब्जेक्ट ऑफ राइट होना चाहिए, पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस सब्जेक्ट ऑफ राइट एंड द सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी। और एक पर्सन को जब जब राइट मिलता है तो उसको ड्यूटी भी मिलती है, ठीक है। अ पर्सन ऑफ द इंसिडेंट एंड कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीगल ड्यूटीज है, और द ऑब्जेक्ट होता है किसी भी लीगल राइट का, और टाइटल होता है टाइटल ऑफ द लीगल राइट। थ्योरीज कौन कौन सी हैं, 2 थ्योरीज हैं, एक तो इंटरेस्ट थ्योरी और दूसरा विल थ्योरी। इंटरेस्ट थ्योरी को डेवलप किया है रुडोल्फ वॉन आयरिंग ने। रुडोल्फ वॉन आयरिंग बोलते हैं स्टेटेड दैट लीगल राइट क्या है, इज लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है, कि लीगल राइट क्या है, लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है, और वो इंपॉर्टेंस देते हैं इंटरेस्ट ऑफ द पीपल को रेदर देन द विल ऑफ द पीपल को। मतलब एक ऐसे राइट जो लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है और इंपॉर्टेंस देते हैं इंटरेस्ट ऑफ द पीपल को, विल ऑफ द पीपल को इंटरेस्ट नहीं देते बल्कि रेदर देन द विल ऑफ द पीपल, ठीक है। इंपॉर्टेंस देते हैं इंटरेस्ट ऑफ द पीपल को। एंड द मेन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड टू अवॉइड द कंफ्लिक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। क्या करना है, ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट है प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ पीपल और अवॉइड करना जो भी कंफ्लिक्ट है इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बीच में उसको। और विल थ्योरी है जिसको सपोर्ट करते हैं कांट, हिगल और ह्यूम। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी राइट क्या है, इज एन inherent attributes of the human will. Purpose of the law is to permit the expression of the will, free will, and the subject matter is derived from the human will. एक ह्यूमन की क्या विल है ये बात करती है विल थ्योरी, ठीक है। और विल थ्योरी जो है वो फॉलो की गई थी बाय द ऑस्टिन, पॉलक एंड हॉलैंड। काइंड ऑफ लीगल राइट क्या है, एक तो राइट इन रैम, मतलब जब भी किसी पर्सन को राइट मिलता है, राइट एंड पब्लिक मतलब ऑल पब्लिक के अगेंस्ट उसको राइट मिलता है, वो होता है उसका राइट इन रैम। एंड राइट इन पर्सोनम का मीनिंग होता है जैसे प्राइवेट राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हम 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यदि एक पार्टी क्या करती है, उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करती है तो उसको किसी सिंगल इंडिविजुअल के अगेंस्ट ही राइट मिलता है ना, कि हम यदि वो ब्रीच करेगी तो हम उसी के खिलाफ क्या करेंगे, केस फाइल कर सकते हैं और हम उस अपने राइट को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। वो होता है हमारा राइट इन पर्सोनम, राइट इन अगेंस्ट द इंडिविजुअल, ठीक है। नेक्स्ट बोला है पॉजिटिव राइट एंड नेगेटिव राइट। पॉजिटिव राइट मीन जब हमें राइट मिलता है टू डू समथिंग, कुछ करने का राइट मिलता है, ठीक है।
और नेगेटिव राइट क्या होता है, नॉट टू डू समथिंग, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव राइट। और पर्सनल एंड प्रॉपर्टी राइट क्या बोलते हैं, पर्सनल, जब किसी पर्सन को पर्सनल राइट मिलता है, जैसे राइट टू प्राइवेसी का, राइट टू एजुकेशन का, और कुछ राइट होते हैं पर्सनल राइट होते हैं कि जो हमें खुद के लिए मिलते हैं, वो होते हैं पर्सनल। एंड प्रोप्राइटरी राइट जैसे राइट मिलते हैं जब हमें प्रॉपर्टी का, उसे बोलते हैं प्रोप्राइटरी राइट। परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट क्या होते हैं, परफेक्ट मीन जो कि लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं उसको हम परफेक्ट बोलते हैं। इम्परफेक्ट राइट जो कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं उसको इम्परफेक्ट राइट बोलते हैं। प्रिंसिपल एंड एसेसरी राइट, प्रिंसिपल जिसमें राइट दिया जाता है, राइट टू अपॉर्चुनिटी, एंड एसेसरी होता है नैरो, जो कि नैरो बाइंडिंग होता है वो एसेसरी। जैसे कि हमारा जो भी ज़रूरी है, जैसे कि हमारा राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू जैसे कोई भी एसेसरी राइट जो होता है उसे हम एसेसरी बोलते हैं, जो कि हमारे लिए नेसेसरी होता है। ठीक है, ये नैरो बाइंडिंग होती है और ये ठीक है, प्रिंसिपल एंड नेसेसरी। एंड नेक्स्ट है राइट इन री एलिनिया एंड री प्रॉपर्टिया। राइट इन री एलिनिया मतलब राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। जब भी हमें राइट मिलता है अगेंस्ट द किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी पर, उसे बोलते हैं राइट इन री एलिनिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन, जैसे कि मैं कहीं रेंट पर कोई अपना घर लेके रहती हूँ और मेरे को सेकंड फ्लोर जो है वो रेंट पर दिया गया है। ठीक है, तो जब भी मैं उस सेकंड फ्लोर से नीचे आऊँगी तो मैं वो जो सीढ़ियाँ जो चढ़ के जाऊँगी या आऊँगी, तो वो होता है हमारा राइट इन री एलिनिया। जब हमें किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर राइट मिलता है तब वो उसे बोलते हैं राइट इन री एलिनिया। ठीक है, एंड द नेक्स्ट है राइट इन री प्रॉपर्टिया। राइट इन री प्रॉपर्टिया का मतलब होता है ओन प्रॉपर्टी राइट। जब हमें किसी अपनी प्रॉपर्टी पर राइट मिलता है तो हम बोलते हैं राइट इन री प्रॉपर्टिया। एंड कॉर्पोरियल राइट एंड इनकॉर्पोरियल राइट। कॉर्पोरियल मीन टेंजिबल और अनकॉर्पोरियल राइट मीन नॉन टेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल मीन एक ऐसी प्रॉपर्टी पर राइट जिसको कि हम टच कर सकते हैं, विच कैन बी टच एंड सीन, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरियल राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के कार, हाउस, इस पर हमें जो राइट मिलता है वो होता है कॉर्पोरियल। और इनकॉर्पोरियल जैसे कि हमारे किसी कंपनी के शेयर्स हो गए, और जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट राइट हो गया, जिसको कि हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरियल राइट। नेक्स्ट है एक लीगल एंड इक्विटेबल राइट। ठीक है, और लीगल जो कि हमें लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होते हैं, इक्विटेबल राइट जो कि बेस करते हैं इक्विटी पर। ठीक है, एंड प्राइमरी एंड सैंक्शनिंग राइट क्या होते हैं, फ्रॉम ऐसे राइट जो फ्रॉम द बिगनिंग मिल जाते हैं तो वो होते हैं प्राइमरी राइट और सैंक्शनिंग राइट। और द पब्लिक एंड प्राइवेट, जैसे कि पब्लिक राइट टू वोट हमें राइट है, वो हमारे होल ऑफ द पब्लिक के लिए है। ठीक है, और राइट टू स्लीप, राइट टू क्लीन वाटर, टू ड्रिंक क्लीन वाटर होता है प्राइवेट राइट। बेस्टेड राइट और कंटिजेंट राइट क्या है, बेस्टेड राइट जो ऐसा राइट होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो है वो मिल जाता है, जैसे कि बिना किसी कंडीशन के एट प्रेजेंट सिचुएशन में राइट मिल गया। जैसे कि हमें प्रॉपर्टी का राइट है कि जैसे मेरे फादर ने मेरे को गिफ्ट किया एक कार, वो हो गया हमारा बेस्टेड राइट कि वो मेरे को प्रॉपर्टी मिल गई, वो मेरा बेस्टेड राइट है उस कार पर। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि मेरे फादर ने क्या करी, मेरे को जब कार गिफ्ट करी तो उन्होंने कंडीशन लगा दी कि ये कार आपको तभी मिलेगी जब आप क्या करोगे, ये पर्टिकुलर डिग्री करोगे या आप ये पर्टिकुलर जॉब में लग जाओगे, तभी मैं आपको कार लेके दूंगा। तो वो होगी कंटीजेंट राइट, जब हमें किसी चीज़ को के लिए क्या करी जाती है, कंडीशन लगाई जाती है फ्यूचर इवेंट के लिए, उससे बोलते हैं कंटीजेंट राइट। बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा राइट का टॉपिक हो गया कंप्लीट। एंड द लीगल पर्सनैलिटी का, लीगल पर्सनैलिटी मीन पोजेशन ऑफ द सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्टिकुलरली जो बिलोंग करता है, बिलोंगिंग टू द मैनकाइंड। एग्जाम्पल जैसे कि पावर ऑफ थॉट, ऑफ स्पीच, जैसे वो होता है लीगल पर्सनैलिटी। मीन पोजेशन ऑफ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्टिकुलरली जो बिलोंग करता है किसी के मैनकाइंड पर। ठीक है, ये ड्राइव क्या है, फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना, विच मीन, जिसका मीनिंग है
which who are recognized by law, जो कि recognized by law है as being capable of having the legal right and duties, कि ऐसा पर्सन जो कि क्या है, कैपेबल है राइट एंड ड्यूटीज के लिए, उसको हम बोलते हैं लीगल पर्सनालिटी और लीगल पर्सन. ठीक है, मीन एक ऐसा पर्सन जो कि कैपेबल है, उसको राइट भी दिया जा सकता है, ड्यूटीज भी दी जा सकती है, वो होता है लीगल पर्सनालिटी. डेफिनेशन दी गई है सालमन ने, अ पर्सन इज हैविंग हुम द लॉ रिगार्ड एज कैपेबल ऑफ द राइट एंड बाउंड बाय लीगल ड्यूटीज, कि एक ऐसा पर्सन जिसको वो क्या है, जिसको लॉ रिगार्ड करता है और वो कैपेबल है राइट एंड ड्यूटीज के लिए और बाउंड है ड्यूटीज के. ठीक है, एंड सेवेनी बात करता है द टर्म पर्सन एज सब्जेक्ट और वेरियर्स ऑफ द राइट, कि पर्सन बोले हैं द टर्म पर्सन क्या है, एक सब्जेक्ट और वेरियर है राइट के लिए, और द पर्सन इज एंटिटी of to which right on the duties may be attributed. और ऑस्टिन ने क्या बात बोली है, द टर्म पर्सन जो इंक्लूड करता है फिजिकल एंड द नेचुरल पर्सन इंक्लूडिंग एप्री बिलोंग विच कैन बी डीम्ड एज अ ह्यूमन, कि हर एक पर्सन जिसको कि हम ह्यूमन मानते हैं वो होता है पर्सन. नेक्स्ट है काइंड ऑफ पर्सन क्या है, नेचुरल पर्सन. अकॉर्डिंग नेचुरल पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग इज अ possessing a natural personality. According to Holland, a natural person is a human being as is regarded by the law as a capable of right and the duties requisites of the normal human being, that he must be a can born alive. कि natural person हम जिस उस person को बोलते हैं, जैसे कि नेचुरल पर्सन जो कि पैदा हुआ है और नेचुरल जो है वो पैदा हुआ है और कैपेबल है, उसको राइट और ड्यूटीज़ जो है वो उसके लिए कैपेबल है, उसको हम नेचुरल पर्सन बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब वो अपनी मदर की बॉम में होता है तभी से उसको क्या मिल जाते हैं, राइट मिल जाते हैं, राइट ऑफ प्रॉपर्टी. यदि किसी ने उसके नाम पर कोई ट्रस्ट चलानी हो तब भी वो चला सकता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल पर्सन. ठीक है, legal person also called as a justice or legal fictions or artificial person, कि legal person हम किसे बोल सकते हैं, कि जो नॉन लिविंग भी है उसको भी हम लीगल पर्सन बोल सकते हैं. जैसे कि हमारे ही लॉ के द्वारा जैसे कि कोई कंपनी है, कोई भी ऐसी अथॉरिटी है जिसको, जैसे यूनिवर्सिटी है, उसको भी हम एक पर्सन की तरह कंसीडर करते हैं. ऑल्सो कॉल्ड एज जुरिस्टिक fictitious and artificial person. A legal person has a real existence but its personality is fictitious in the eye of law. क्या है वो लीगल है. डेड पर्सन क्या है, लीगल पर्सन नहीं है बट उसको कुछ राइट दिए जाते हैं. जैसे कि एक जब भी किसी पर्सन की डेथ होती है तब उसको फिर भी राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसको इतना राइट होता है कि उसकी जो भी डेड बॉडी है उसको उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है वो उसका जो भी आगे जैसे से अंतिम संस्कार वगैरह हुआ वो उसको अच्छे तरीके से अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है वो किया जाए. ठीक है, और उसकी डेड बॉडी या उसकी फैमिली को कोई भी पर्सन क्या करे, डिफेम ना करे उस टाइम. ठीक है, ये उसका राइट है. एंड अनदर है अनबॉर्न पर्सन, जिसको हम प्रॉपर्टी राइट भी दिया जाता है. अनबॉर्न पर्सन एक जिसको हम लीगल पर्सन की तरह कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब भी बच्चा जो है वो जन्म लेता है उसके बाद से ही उसको क्या होते हैं, राइट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं. उसके नाम पर क्या कर सकते हैं लोग, कोई भी पर्सन जो उसकी फैमिली मेम्बर हैं उन्होंने कोई जैसे कि उसके नाम की कोई एफडी वगैरह करवानी है या उसके नाम की कोई प्रॉपर्टी जो है वो जैसे कोई ट्रस्ट वगैरह चलानी है तो वो चलवा सकते हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ लीगल पर्सनालिटी. फिक्शन थ्योरी है और कंसेशन थ्योरी है एंड पर्पस थ्योरी है, ब्रैकेट थ्योरी है एंड रियलिस्टिक थ्योरी है और
थोड़ा देख लेते हैं इसको भी ओवरव्यू लेके। फिक्शन थ्योरी है जिसको प्रोमulgate किया था बाय द पॉप इनोसेंट और सपोर्ट किया जाता है सेविनी एंड साल्वन। एंड ये थ्योरी जो है वो सजेस्ट करती है लीगल पर्सनालिटी एंटिटीज other than the human being as a result of the fiction. Just wait. Result of the fiction and Salmond जो है वो cleared Salmond had cleared that the human being is only the natural person or while the legal person govern any subject matter other than the human being and which the law is attribute the personality. ठीक है। और सेशन थ्योरी है जो कि लिंक्ड है विद द फिलॉसफी ऑफ द सॉवरेन नेशनल स्टेट। और ये थ्योरी जो है वो कंसीडर की जाती है स्टेट इज कंसीडर्ड टू बी द सम लेवल ऑफ एज अ ह्यूमन बीइंग एज सच एज अ अब confer of the withdraw and the legal personality from the other group and the association with the jurisdiction as a attribute of his sovereignty। ठीक है। एंड हमारी पर्पस थ्योरी है, ये डिक्लेयर करती है दैट ओनली ह्यूमन बीइंग कैन बी अ पर्सन हैव द राइट। ठीक है। और द ब्रैकेट थ्योरी है जिसके प्रोपोनेंट है आयरिंग और द मार्कस। रियलिस्टिक थ्योरी है, इसको मैं थोड़ा एक दो हर एक पॉइंट को डिस्कस करने लगूँ तो बहुत टाइम हो जाएगा। वैसे मैं हर एक टॉपिक पर अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है। यदि आपको राइट का टॉपिक पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ राइट, तब भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके ये सारे ही जैसे राइट पर्टिकुलर राइट की वीडियो देखनी होगी, लीगल राइट, पोजेशन, ये सारी ही जो है तो टॉपिक वाइज मैंने अलग अलग वीडियो अपलोड करी हैं, आप उनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनरशिप की। तो ऑनरशिप जो है उनके प्रोपोनेंट है बेकर और विंस। From the ownership make contract sustain legal proceeding. According to this theory क्या है, as some manner that a human being only subject to the legal right not corporation. ऑनरशिप क्या होती है, हम सिंपल वर्ड में ले सकते हैं जब भी हमें किसी प्रॉपर्टी पर कुछ राइट मिलता है, किसी दूसरे लोगों से ज़्यादा राइट मिलता है, तब हम बोलते हैं उसको ऑनरशिप। ये कंसेप्ट ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप क्या है, एक बेसिक एंड फंडामेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंशियल कंसेप्ट है। एज अ कंसेप्ट ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस इट हैज अ वेरियस व्यू ऑफ द वेरियस पीपल। ऑनरशिप क्या है, एक स्पेशल प्लेस बोथ इन द लीगल एंड सोशल इंटरेस्ट है ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम क्या करते हैं, अपने हाउस जब हम कोई घर खरीदते हैं, जैसे हाउस खरीदते हैं, तो हमें राइट मिल जाता है, क्लेम पावर एंड प्रिविलेजेस मिल जाती हैं उस पर, हम उसको ऑनरशिप बोलते हैं। ठीक है। और ऑनरशिप जो है वो एक लीगल सिस्टम है। जब हमें किसी प्रॉपर्टी पर ऑनरशिप मिलती है तो हम क्लेम कर सकते हैं, प्रिविलेजेस कर सकते हैं, पावर हो जाती है हमें और एम्यूनिटीज मिल जाती हैं, उसे हम ऑनरशिप बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है, ऑनरशिप डिफाइन करता है बाय द लॉ। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में एक कलेक्शन ऑफ द राइट जो कि अलाउ करते हैं वन टू यूज एंड एंजॉय द प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं ऑनरशिप। ठीक है। यदि आपको अलग से प्लेलिस्ट में देखिएगा, अलग अलग टॉपिक के मैंने अलग अलग वीडियोस अपलोड करे हैं, आप वहीं जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। बात करते हैं हु इज़ ऑनर। ऑनर कौन होगा, तो ऑनर वो पर्सन है जो कि हु इज़ नॉट सब्जेक्ट द राइट ऑफ अनदर पर्सन ओवर द प्रॉपर्टी बिकॉज एज अ मैटर ऑफ द लॉ एंड द फैक्ट देयर आर नो अदर पार्टी राइट ओवर द प्रॉपर्टी। जब भी किसी प्रॉपर्टी पर हमें राइट मिलता है उसको यूज़ करने का, उसको मिसयूज़ करने का, या बोला है किसी ऐसा राइट जो किसी दूसरे को नहीं मिलता और लॉ के द्वारा जो राइट दिया जाता है, तो हम उसे ऑनर बोलते हैं। ऑन करने का, उस प्रॉपर्टी को ऑन करने का राइट मिल जाता है, तब हम उस प्रॉपर्टी के क्या होते हैं, ऑनर होते हैं। एसेंशियल क्या है, बोला है नो लिमिटेशन। हम क्या, जब ऑनर बन जाते हैं तो हमें कोई लिमिटेशन नहीं होती उसको यूज़ करने की व्हाट्सोएवर ओवर दैट विच ही ऑन्स। ठीक है। एंड ऑनरशिप इज अनरिस्ट्रिक्टेड है, एट द पॉइंट ऑफ लॉ एलिनेट कर सकते हैं और डिस्पोजिश कर सकते हैं, राइट टू पोजेस कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, और उस जिसके भी हम ऑनर हैं। एंड ऑनर क्या है, पार्ट दैट इज सेवरल पार्ट
ऑफ विच ही owns एंड विल स्टिल बी द ऑनर ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है, टाइप क्या है, वही कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल मीन कि फिजिकल ऑब्जेक्ट पर जब हमें ऑनरशिप मिलती है, इनकॉर्पोरियल मीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि कॉपीराइट पर हमें कॉपीराइट और पेटेंट राइट वगैरह और शेयर्स वगैरह हैं उन पर हमें जो ऑनरशिप मिलती है। सोल ऑनरशिप क्या होंगे, जब हम सिंगल ऑनर होंगे, कोई वन पर्सन जो है वो, और मैं जैसे कि मेरा ये घर है तो मैं खुद इसकी अकेली सिंगल ऑनर हूँ। और सोल ऑनर हो गया जैसे कि कोई किसी ने पार्टनरशिप फॉर्म खोली और जहाँ पर तीन पार्टनर हैं तो उनको वो तीनों ही मिलकर क्या करेंगे, प्रॉपर्टी जो है वो परचेज करेंगे, वो होंगे को ऑनर। लीगल एंड इक्विटेबल, लीगल बेस्ड ऑन द कॉमन लॉ, इक्विटेबल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड इक्विटी एंड ट्रस्ट ऑनरशिप एंड बेनिफिशियल ऑनरशिप। जैसे कि एक ट्रस्ट किसी ने ओपन की है जिसका ट्रस्ट ऑनरशिप कोई और है, बेनिफिट कोई और ले रहा है। एब्सोल्यूट ऑनरशिप और लिमिटेड ऑनरशिप मीन जैसे कि मेरे नाम की ये प्रॉपर्टी है तो मैं इसकी एब्सोल्यूट ऑनर हूँ, मैं किसी भी तरह से उसको खरीद सकती हूँ, उसको बेच सकती हूँ, वहाँ यूज़ कर सकती हूँ, मिसयूज़ कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं उसकी एब्सोल्यूट ऑनर। लिमिटेड ऑनरशिप मीन कुछ टाइम के लिए ऑनरशिप दी जाए, वेस्टेड एंड कंडीशंस, वही लास्ट वाला कंडीशन लगा के ऑनरशिप दी जाती है। सब्जेक्ट मैटर क्या है, हमें राइट मिलता है, राइट टू मैनेज करने का, राइट टू पोजेस करने का, राइट टू कैपिटल एंड राइट टू इनकम। मोड्स क्या क्या है, एक तो हो गया एब्सोल्यूट, ओरिजिनल एंड एब्सोल्यूट। ओरिजिनल में आ गया एब्सोल्यूट एंड एक्सटेंसिव और एक्सेसिव। एब्सोल्यूट में पहले से उसका उस प्रॉपर्टी का कोई ऑनर नहीं था, न्यू ही मैं गई और मैं मार्केट से कोई चीज़ उठा के ले आई, खरीद के ले आई तो मैं बन गई उसकी एब्सोल्यूट ऑनर। एंड एक्सटेंसिव ऑनर की मैंने एक्वायर किया हिमसेल्फ, खुद ही। ठीक है, और एसेसियो मीन कोई भी जैसे कि एनिमल हो गया, फ्रूट्स और ट्रीज हो गए, फ्रूट्स मैंने कोई ट्री लगाया अपने गार्डन में और जिसके जो फल उस यदि मैंने कोई पेड़ लगा दिया उसके, जैसे कि आम का पेड़ लगा दिया तो आम जो होंगे उस पेड़ के, तो मैं क्या बन जाऊंगी, उसकी भी एसेसिव ऑनर बन जाएंगी क्योंकि मैंने वो पेड़ लगाया है, उससे निकलने वाले जितने भी फल होंगे वो मेरे होंगे। और डेरिवेटिव एक्विजिशन क्या होगी, ऐसी ऑनरशिप जो कि ड्राइव की जाए व्हेन ऑनरशिप जो है एक्वायर की जाए गिफ्ट एंड परचेज और इनहेरिटेंस। कंसेप्ट ऑफ पोजीशन, पोजीशन क्या है, जब हमें फिजिकल पावर मिल जाती है किसी भी प्रॉपर्टी पर तो होती है पोजीशन। सालमन ने क्या बोला है, द पोजीशन ऑफ मटेरियल आइटम, जब भी किसी मटेरियल थिंग पर हमें पोजीशन मिल जाता है, प्रोसीडिंग विद द एक्सरसाइज ऑफ द केस टू सिलेक्ट द यूटिलाइजेशन। दिस पोजीशन इंक्लूड द टू थिंग, एक तो द क्लेम ऑफ सिलेक्टिव क्लाइंट एंड consensus of the genuine exercise of the guarantee, for example the physical control command over it। ठीक है, वो होती है हमारा ऑन पोजीशन। एंड थ्योरी क्या है, सेवेनी थ्योरी पोजीशन है, एरिंग थ्योरी है पोजीशन, होम्स थ्योरी है। काइंड क्या है, पोजीशन इन फैक्टो एंड डी फैक्टो है, पोजीशन इन लॉ एंड डी जोर है। एंड कंप्लीशन ऑफ पोजीशन है और सिक्रेसी, कंटिन्यू, यूज, कस्टम, रिस्पेक्ट। एक्विजिशन क्या है, बाय टेकिंग, बाय डिलीवरी, एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल डिलीवरी है पोजीशन। ठीक है, टाइप ऑफ पोजीशन क्या है, कॉर्पोरियल पोजीशन होता है, फिजिकल एंड टेंजिबल, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कार और पेन हो गया। इनकॉर्पोरियल की नॉट फिजिकल कंट्रोल और द इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट, एंड फॉर एग्जांपल के लिए ट्रेडमार्क, गुडविल, कॉपीराइट। एंड मीडिएट पोजीशन क्या है, थ्रू द मिडल मैन लाइक एन एजेंट। ठीक है, वो होता है मीडिएट। अनमीडिएट हो गया व्हेन द पोजेशन हिमसेल्फ पोजेशन द प्रॉपर्टी और अ थिंग, we called it mediate possession or direct possession। Constructive possession without having the actual possession or change of that material, जैसे कि delivery of my key, जैसे to buy the my car driver, इसको बोलते हैं constructive possession। एडवर्स पोजीशन का हमने पढ़ा ही है कि एडवर्स पोजीशन जबकि कोई पर्सन क्या है, ऑनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का और वो क्या कर रहा है, उसे आज तक किसी ने डिस्टर्ब ही नहीं किया और वो 12 साल तक किसी की प्रॉपर्टी को पोजेस करके बैठा हुआ है, तो वो एक्चुअल में ऑनर बन जाता है बाद में कि एडवर्स पोजीशन का वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, वो होता है एडवर्स पोजीशन। इसी के साथ हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस के टॉपिक थे वो देख लिए हैं। यदि आपको एक
जैसे कि यहाँ मेरी एक प्लेलिस्ट बनी है जुरिस्प्रूडेंस वाली। और यदि आपने इस प्लेलिस्ट को आप देखेंगे, यहाँ मैंने हर एक, इसमें 27 जो वीडियोस हैं वो इस प्लेलिस्ट में है, जिसमें मैंने एक सब्जेक्ट जैसे कि टॉपिक वाइज, ऑनरशिप का अलग से टॉपिक है, पोजीशन का अलग से है, वो सारी ही यहाँ अपलोड करी हुई हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यदि चाहते हैं कि आप सब्जेक्ट वाइज उसको देखें, पूरी जुरिस्प्रूडेंस को लर्न करें, तो आप सारी ही वीडियोस को इन प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने सब्जेक्ट वाइज यहाँ प्लेलिस्ट बनाई है। यदि आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको आज का लेक्चर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।